शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं बता दूं ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही, प्लस कॉन्सेप्ट वाइज आपको ये एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की वर्किंग की। तो अभी तक हमने जितने भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, राइट, वो जावास्क्रिप्ट का कोड हम कहाँ पे मतलब एक तरह से रन करते थे। वो जावास्क्रिप्ट का कोड हम लोग रन करते थे अपने क्रोम के ब्राउज़र पे, राइट। तो क्रोम के ब्राउज़र पे ऐसी क्या चीज़ होती थी जहाँ पे ये चीज़ रन होती थी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ज़रूर क्रोम के ब्राउज़र पे तो रन हो रही है, मगर क्रोम के ब्राउज़र में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं V8 इंजन। मतलब ये हर ब्राउज़र में अपना अपना एक इंजन होता है जहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट का कोड रन करता है। हर एक ब्राउज़र का अपना इंजन होता है। यहाँ पे अगर हम क्रोम की बात करें तो इनके पास V8 इंजन होता है जहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट का कोड जो है रन करता है। अब इस V8 इंजन का काम क्या होता है? V8 इंजन का काम ये होता है कि जब भी आप कोई कोड, जो कि अगर आप देखोगे तो एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, राइट, एक हम लोग अपने उसको अपने एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिखते हैं, लाइक वार एंड ऑल दोज थिंग्स, उसको कन्वर्ट करता है ये एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में। क्योंकि हमारी जो मशीन है, जो हमारा सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी भाषा समझता है। उसको ये जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती। तो V8 इंजन का काम यही होता है। प्लस V8 इंजन का एक और काम होता है V8 इंजन का, वो ये है कि वो मेमोरी एलोकेशन में हेल्प करता है। तो इसके पास एक मेमोरी हीप एलोकेशन के लिए एक पूरा सिस्टम होता है। दूसरी चीज़, ये कॉल स्टैक को मेंटेन करता है। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, आइए इसको हम लोग डीपली समझते हैं, क्योंकि इसके बाद ही हमें समझ में आएगा क्या डिफरेंस होता है एक सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बिहेवियर में और एसिंक्रोनस बिहेवियर में। मेमोरी हीप। तो आइए समझते हैं मेमोरी हीप क्या होता है। तो हमारा मेमोरी हीप कुछ और नहीं, एक मेमोरी आप समझ सकते हैं, एक एरिया है जहाँ पे आपके वेरिएबल्स, जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे आपके एरे, सारी चीज़ें स्टोर होती है। क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें वो क्या होती है, ये सारी चीज़ें स्पेस लेती है। जब हम लिखते हैं var a=5, तो ये मेमोरी में कुछ ना कुछ अमाउंट की स्पेस लेता है। तो जैसे अगर आपने लिखा const a=5, तो मेमोरी में ये क्या लेता है, एक स्पेस ले लेता है। जो कि अगर लेट से अगर हमारी मेमोरी इतनी बड़ी है तो उसमें क्या हुआ, ए ने एक ए जो वेरिएबल है जो कि कॉन्स्ट है, उसने क्या किया, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर ली हमारी मेमोरी में। ठीक उसी तरह से लेट से अगर हमने कोई एरे बनाई और उस एरे को भी जब हमने जैसे ही डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज किया अपने प्रोग्राम में, तो वो भी क्या करता है, हमारी मेमोरी हीप में एक जगह ले लेता है। ठीक उसी तरह से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट भी बनाते हो तो वो भी इसी तरह से मेमोरी हीप में हमारी जगह ले लेता है। मतलब कि जो भी चीज़ें, मतलब आप जो भी डिक्लेरेशन करते हो, राइट, अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में, वो सारी चीज़ें को रन करने के लिए कुछ स्पेस चाहिए होती है। और वो स्पेस कहाँ से होती है अवेलेबल, वो हमारे मेमोरी हीप के थ्रू अवेलेबल होती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा अगर आप और भी डीप में पढ़ना चाहते हैं तो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन करके एक सब्जेक्ट होता है, उसका पार्ट है। तो आप इसको वहाँ पे भी बहुत डेप्थ में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं डेप्थ में, मगर वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। अभी के लिए मैं जो बता रहा हूँ वो ये जो है वो ये है कि मेमोरी हीप में ही आपकी जो मेमोरी है, मतलब आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, डेटा है, जो भी और है, ऑब्जेक्ट है, वो किस तरह से अरेंज होता है आपकी मेमोरी में। ठीक है, अब बात करते हैं कॉल स्टैक की, कि कॉल स्टैक क्या होता है। तो कॉल स्टैक भी एक तरह से आप समझ सकते हैं कुछ एक एरिया है जो कि जितने भी फंक्शन आप कॉल करते हो, जो भी फंक्शन आप कॉल करते हो, तो उन सब की एंट्री इस कॉल स्टैक में होती है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कुछ इस तरह का एक फंक्शन लिखा, फंक्शन ऐड, जहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन है, उससे कोई फर्क वैसे नहीं पड़ता। ये क्या कर रहा है, ये एक सब फंक्शन को कॉल कर रहा है जो कि ये है। फिर ये भी var =2 करता है। फिर ये एक mul मतलब एक मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। और इसके बाद ये यहाँ जाता है और ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन किसी को भी कॉल नहीं कर रहा है, बस ये var =1 कर रहा है। ठीक है, तो आपने कुछ एक तरह एक फंक्शन बनाया अपने, मतलब एक तरह से एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखा जिसमें ये सारे फंक्शंस मेंशन है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने ऐड को कॉल किया, आपने इस फंक्शन को कॉल किया। और ये सब चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं फंक्शंस, राइट। आई थिंक ये सब चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने क्या किया, ऐड फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया। तो जैसे ही आप ऐड फंक्शन को कॉल करोगे, कॉल स्टैक क्या करेगा, इसकी एंट्री अपने स्टैक में कर लेगा। तो इस प्रोसेस को जो ये मैंने किया है, जो ये ऐड फंक्शन यहाँ पे आया है, इसे कहा जाता है पुश, राइट। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो डेटा स्ट्रक्चर में एक चीज़ होती है स्टैक, तो वो उसी स्टैक का ये यूज़ कर रहा है, जहाँ पे दो ऑपरेशंस होते हैं, पुश और पॉप। पुश का मतलब एक तरह से इंसर्ट और पॉप का मतलब है रिमूवल। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड क्या हुआ, पुश हो गया हमारी कॉल स्टैक पे। ठीक है, अब ये क्या होगा, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, या फिर हम कहें कि हमारा V8 इंजन है, वो जाएगा यहाँ पे, वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। फिर वो इस लाइन पे आएगा, वो कहेगा ओके यहाँ पे एक सब फंक्शन है, तो मतलब कि मुझे यहाँ जाना है। तो वो क्या करेगा, इसकी भी एंट्री कर लेगा अपने सब फंक्शन, मतलब अपने कॉल स्टैक में, और सब फंक्शन की एंट्री भी हमारे कॉल स्टैक में आ जाएगी।
अब वो जाएगा अपने सब फंक्शन के पास, वो देखेगा अच्छा चलो इसको अब देखते हैं var2, फिर उसके ओके यहाँ पे तो उसने एक मल फंक्शन को कॉल कर लिया। अब क्या होगा, फिर वो मल फंक्शन की भी एंट्री करेगा हमारे कॉल स्टैक में, और जब वो यहाँ पे आएगा वो देखेगा अच्छा var इक्वल टू 1, ओके यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, मतलब कि ये वाला फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, जबकि इसमें कोई फंक्शन कॉल तो है नहीं। वो आता है मल फंक्शन के पास, देखता है var इक्वल टू 1, ए के अंदर 1 इनिशियलाइज करता है, उसके बाद देखता है अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आ गया, तो वहाँ से वो मल को हटा देता है। इसी ऑपरेशन को जो अभी हुआ इसे कहा जाता है पॉप। अब इसके बाद जब ये खत्म हो गया फंक्शन, तो वो आता है किसके बाद, सबके पास। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ कैसे कर पा रहा है, वो ये सारी चीज़ें मेंटेन कर पा रहा है ड्यू टू दिस कॉल स्टैक। तो वो कॉल स्टैक में जब मल कॉल हुआ था तो वो यहाँ पे था, ठीक है, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो एक एरो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था। जैसे ही ये ऑपरेशन मतलब जैसे ये फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, इसको वो पॉप करता है और अब आता है सब फंक्शन के पास। अब कहता है ओके चलो और सब फंक्शन देखते हैं, कहता है var इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बता दूं, var इक्वल टू 2 तो हो ही चुका था, अब मल फंक्शन भी काम हो चुका है, राइट। तो उसके पास एक तरह से आप समझ सकते हो यहाँ पे भी एक पॉइंटर था, तो उसने क्या किया था मल फंक्शन को, मतलब जब उसने कॉल किया था तो वो पॉइंटर यहाँ पे था, राइट, इसके बाद ही वो यहाँ पे गया था। तो जो नेक्स्ट लाइन होगी वो कौन सी लाइन होगी, वो ये कर्ली ब्रेसेस वाली लाइन होगी, मतलब कि एक तरह से ये फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो चुका है, तो वो उसको भी क्या कर देगा, पॉप कर देगा। अब वो आएगा ऐड के पास, तो ऐड के पास वो गया क्यों था, बिकॉज मतलब ये ऐड यहाँ पे ऐड क्यों हुआ था, बिकॉज सब फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया था, राइट। तो वो देखेगा अच्छा सब फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सब फंक्शन अब दिख नहीं रहा है, तो वो जाएगा कर्ली ब्रेसेस, कहेगा अच्छा ये फंक्शन भी एंड हो गया है, इसको भी ये कर लेगा पॉप। तो इसी तरह से आपका कॉल स्टैक वर्क करता है। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी है, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस मतलब इसकी जो बीटेक का प्रोग्राम होता है इस तरह की कोई चीज़ नहीं की है, तो हो सकता है थोड़ा टिपिकल लगे। तो मैं बस यही सजेशन दूंगा, आप स्टैक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, वरना ये चीज़ जितनी मैंने बताई वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है आपके इंटरव्यू के लिए भी, प्लस जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए भी। सिंपली कॉल स्टैक का काम क्या है, ये एक तरह से आप समझ सकते हो एक डायरेक्टरी है जो कि मेंटेन करता है कि कौन कौन से फंक्शन कॉल किए गए हैं, और फिर उन फंक्शन को ये पुश करता है। जब वो फंक्शन पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो वो उनको क्या करता है, पॉप कर देता है। इसी तरह से आपका कॉल स्टैक वर्क करता है। एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड कर लेना, आपको सारी चीज़ें फिर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट के पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉल स्टैक होता है। जी हाँ, जावास्क्रिप्ट के पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉल स्टैक होता है जो कि इस चीज़ को मेंटेन करता है, और इसी वजह से जावास्क्रिप्ट को हम लोग सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी नॉन ब्लॉकिंग। अभी इसका क्या मतलब है नॉन ब्लॉकिंग ये मैं बताऊंगा, बट ये समझ लीजिए कि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और वो सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉल स्टैक होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉल स्टैक में ये सारी चीज़ें करता है। जबकि ऐसी बहुत सारी ऐसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनके पास जो कि मल्टी थ्रेडेड होती हैं, मतलब कि उनके पास कई सारे कॉल स्टैक होते हैं इन सारी चीज़ों को करने के लिए, बट उनके बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जावा एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मगर जब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की तो ये सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉल स्टैक है, और ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग का क्या मतलब है, एंड दैट कैन बी नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ये हमारा एक यही वाला हमारा फंक्शन था, राइट। इसमें हो क्या रहा था, जैसे ही मल का काम खत्म हो जाता था, मतलब जैसे ही इस फंक्शन का काम खत्म होता था, ये यहाँ से पॉप हो जाता था। जैसे ही इसका काम खत्म हो जाता था, ये यहाँ से पॉप हो जाता था। जैसे ही इसका काम खत्म हो जाता था, तो ये भी पॉप हो जाता था। बट अब इस तरह से सोचिए, अगर मान लीजिए कि ये जो हमारा मल फंक्शन है, इसको मतलब मैं मल्टीप्लाई फंक्शन भी कह सकता हूँ, अगर ये फंक्शन बहुत बड़ा फंक्शन होता, मतलब यहाँ पे तो मैंने सिंपली var इक्वल टू 1 लिख दिया, मगर हो सकता है कि मैंने एक फंक्शन बनाया हो जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड, मतलब थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड। अब आप सोचिए थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब कि अगर देखा जाए तो जब तक हमारा मल, अगर जिस हमारे मल में लेट से थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड है, जब तक कि वो थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड रन नहीं कर जाएंगे, तब तक हमारा ना तो सब एग्जीक्यूट कर पाएगा, ना तब तक ऐड एग्जीक्यूट कर पाएगा, राइट। क्योंकि जब हमारा मल एग्जीक्यूट करता है तभी हमारा सब एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि इस तरह से ही ये कॉलिंग हो रही है। सब ऐड कॉल करता है सब कॉल करता है मल को, और मल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हमारा सब भी कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ब्लॉकिंग है, मतलब कि एक तरह से यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है इस मल फंक्शन की वजह से। अगर इस ब्लॉकिंग स्टेट को ही फॉलो किया जाए, मतलब ये जो ब्लॉकिंग हो रही है अगर इसको ही फॉलो किया जाए, तो आप ध्यान दोगे इससे क्या हो रहा है, हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो एक सिंक्रोनस बिहेवियर शो करेगी,
राइट। सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि जब एक चीज़ खत्म हो जाए तब दूसरी चीज़ एग्जीक्यूट करो, जब दूसरी चीज़ खत्म हो जाए तब तीसरी चीज़ एग्जीक्यूट करो। इसे कहते हैं एक सिंक्रोनस बिहेवियर का होना। बट अगर आप इस डेस्टिनेशन पे आए तो इसमें क्या कहा गया है कि जावास्क्रिप्ट इज ए सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी नॉन ब्लॉकिंग। मतलब कि ऐसे तो जावास्क्रिप्ट आपकी ब्लॉकिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट कैन बी का क्या मतलब है कि ऐसे तो आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो एक ब्लॉकिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि अगर मल यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक आप रिमेनिंग फंक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, राइट। अगर सब एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक आप ऐड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बट इसको आप क्या बना सकते हो, इसको आप बना सकते हो नॉन ब्लॉकिंग। और ये कैसे हो पाता है, ये हो पाता है हमारे इनसिंक्रोनस बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आई थिंक ये वीडियो ऐसे ही बहुत बड़ा हो गया है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो एक नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर शो करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ, रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज भी आते रहते हैं। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे मुझे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। और जो भी कोर्सेज के रिगार्डिंग अपडेट्स होते हैं मैं वो इंस्टाग्राम की आईडी पे करता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।